मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। हम सभी ने हमारे ह्यूमन बॉडी के सारे मूवमेंट कंप्लीट कर लिए। अब पढ़ेंगे हम लोकोमोशन इन एनिमल, मतलब कुछ और एनिमल्स के बारे में। फर्स्ट आ रहा है हमारे पास अर्थवॉर्म। देखेंगे क्या है। अर्थवॉर्म हैज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी मेड अप ऑफ रिंग्स और सेगमेंट। देखा कभी अर्थवॉर्म को? केचुए की बात करूँ जो बारिश में निकलते हैं, इस तरह का होता है उसकी बॉडी। ठीक है, रिंग्स की बनी होती है ये इस तरह की रिंग्स किसकी बॉडी होती है और सिलेंडर का शेप में होती है। सिलेंडर ऐसे ही तो होता है, बस इसी शेप में इसकी बॉडी मिलती है। फिर इन जो रिंग्स है इनको एक और नाम दिया गया सेगमेंट, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इट हैज़ अ लिक्विड स्केलेटन। इसकी बॉडी का स्केलेटन लिक्विड होता है, जो कि इसकी बॉडी के शेप को बनाने में हेल्प करता है। इसमें हड्डियाँ नहीं होती है ना, बोन्स नहीं होती। ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी के नीचे की साइड में अ नंबर ऑफ माइन्यूट ब्रिस्टल आर प्रेजेंट दैट हेल्प द अर्थवॉर्म टू गेट अ फर्म ग्रिप ऑन द ग्राउंड। उसके नीचे की साइड में कुछ ब्रिस्टल शेप होता है जो कि उसको ज़मीन को पकड़ने में हेल्प करता है अच्छे से। मसल्स अटैच टू दिस ब्रिस्टल हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी। उसकी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में उसकी बॉडी के जो मसल्स है, जो ब्रिस्टल से अटैच है, वो हेल्प करती है। अब किस तरह से ये हेल्प करती है इसको हम देखेंगे। देखिए डायग्राम को ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करें ए वाले केस में। इसके सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, इसमें फ्रंट पार्ट दिख रहा है, बैक पार्ट दिख रहा है। स्टेशनरी मतलब अभी ये अर्थवॉर्म रुका हुआ है। ठीक है, इसको जाना है आगे। आगे जाने के लिए इसने क्या करा, सबसे पहले ध्यान से देखना। बी वाले केस ने इसने सबसे पहले अपने आगे वाले पार्ट को एक्सटेंड करा। सबसे पहले इसने अपने आगे वाले पार्ट को एक्सटेंड करा, ठीक है, एक्सपांड करा, आगे खींचा। खींचने के बाद इसने आगे वाले पार्ट को ज़मीन से अटैच करा, जोड़ा, और फिर पीछे वाले पार्ट को अपनी साइड खींचा। वहाँ पे सुनना क्या बोला। सबसे पहले आगे वाले पार्ट को आगे से मूव करा, पीछे वाला ज़मीन से अटैच है। फिर आगे वाले को फिक्स करा ज़मीन से और पीछे वाले को अपनी साइड खींचा। तो इस तरह का जो ये मूवमेंट है कि पहले आगे वाला पार्ट मूव करेगा, फिर पीछे वाला पार्ट मूव करेगा। इस तरह का जो ये मूवमेंट स्प्रिंग जैसा, इस तरह से अर्थवॉर्म कहीं सी भी डायरेक्शन में आगे की साइड बढ़ता है। डायग्राम देखकर आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले आगे वाले पार्ट को पुल करा, फिर पीछे वाले पार्ट को लेके आए, फिर आगे वाला पार्ट, फिर पीछे वाला पार्ट। इस तरह से अर्थवॉर्म मूव करता है। ठीक है, फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल इन एन अर्थवॉर्म। एक अर्थवॉर्म में दो टाइप की मसल पाई जाती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। व्हेन द सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब कभी भी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, द सेगमेंट बिकम लॉन्ग एंड थिन। जो सेगमेंट है, रिंग्स है, वो लंबी हो जाती है और छोटी हो जाती है। व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, द सेगमेंट बिकम शॉर्ट एंड थिक। कुल मिला के बात ये, जब कभी भी अर्थवॉर्म को आगे खींचना हो अपने आप को, तब हेल्प करती है सर्कुलर मसल, और जब उसको नॉर्मल शेप में वापस आना हो तब हेल्प करती है लॉन्गिट्यूडनल मसल। द अर्थवॉर्म मूव बाय लेंथनिंग और शॉर्टनिंग ऑफ बॉडी सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये आपको डायग्राम में दिखा चुका। टू मूव, फर्स्ट द अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर मसल ऑफ द फ्रंट सेगमेंट। मूव करने के लिए अपने सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है जो फ्रंट सेगमेंट, आगे के सेगमेंट में। एज ए रिजल्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम लॉन्ग एंड मूव अ लिटिल अहेड बाय विड्रॉइंग द ब्रिस्टल फ्रॉम द ग्राउंड। इस वजह से उसका आगे का पार्ट मूव कर जाता है। देन द लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द फ्रंट पार्ट, फिर जो आगे के पार्ट के जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और सेगमेंट को नॉर्मल शेप में लाती है। फिर ब्रिस्टल ऑफ द फ्रंट पार्ट नाउ ग्रिप द ग्राउंड, फिर जो आगे के पार्ट है ब्रिस्टल, वो ज़मीन को पकड़ते हैं। फिर पीछे के पार्ट को एक और नाम दिया गया यहाँ पर रियर। ठीक है, रियर या बैक पार्ट एक ही मतलब होता है। तो जो रियर पार्ट है उसको अर्थवॉर्म अपनी साइड में मूव करता है। नेक्स्ट द रियर पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म बिकम शॉर्ट। उसके बाद जो रियर पार्ट है वह शॉर्ट हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से। कुल मिला के बाद आपको इतना समझना है इसके अंदर, पूरा कन्फ्यूजन नहीं रखना है किसी भी तरह का।
जब कभी भी मूव करना हो, अर्थवॉर्म सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि उसको आगे मूव करना है। आगे मूव करने के लिए सबसे पहले वो अपने पीछे के बॉडी पार्ट को ज़मीन से ग्रिप करता, पकड़ता है और आगे के पार्ट को आगे की साइड धक्का देता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर मसल। फिर आगे का जो पार्ट है वो हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से नॉर्मल कंडीशन में, और वो पकड़ लेता है ज़मीन को। फिर पीछे के पार्ट को वो अपनी साइड वापस आगे मूव करता है। इस तरह से वो टोटल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है हमको, नो मोर द स्केलेटल ऑफ एन एनिमल प्रेजेंट आउटसाइड हिज बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटल। किसी भी बॉडी का अगर स्केलेटल उसकी बॉडी के बाहर हो तो वो कहलाता है एक्सो। एक्सो मीन्स आउटसाइड। द स्केलेटल ऑफ एन एनिमल प्रेजेंट इनसाइड बॉडी तो कहलाता है एंडो। एंडो मतलब अंदर, इनसाइड, जैसे इंसानों में होता है। एक्सोस्केलेटल इज फाउंड इन फिश, रेप्टाइल इन द फॉर्म ऑफ स्केल। फिश और रेप्टाइल के अंदर स्केल्स के फॉर्म में फाउंड होता है एक्सोस्केलेटल। इन बर्ड इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फेदर एंड मैमल इन द फॉर्म ऑफ नील इन हेयर। आपकी बॉडी में जो नील है, हेयर है, ये भी एक तरह के एक्सोस्केलेटल बना रहे हैं ना, याद रखिएगा बात को। फिर स्नेल की बात करते हैं। स्नेल है हार्ड शेल ऑन इट्स बैक। देखा ये स्नेल को उसके पीछे पीठ पर रहता है हार्ड शेल दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड एनिमी, जो कि उसको हीट से, गर्मी से, एनिमीज, दुश्मनों से बचाता है। स्नेल हैव ए लार्ज फ्लैट फुट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल। उसके पैर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द फुट प्रोड्यूस स्लाइमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। इसका जो पैर है अपने अंदर से एक स्लाइमी चिपचिपा थोड़ा सा पदार्थ निकालता है, चिकना, जिसको कहते हैं म्यूकस, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड सरफेस, जो कि उसके पैरों के बीच में फ्रिक्शन को कम कर देता है। द मसल ऑफ द फुट इनेबल द स्नेल टू मूव फॉरवर्ड। और जो मसल है वो स्नेल को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अ ट्रेल ऑफ म्यूकस इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द स्नेल क्रॉल्स। देखा ही होगा जब भी स्नेल कहीं से मूव करता है तो पीछे कुछ चिपचिपा छोड़ जाता है, ठीक है, वो म्यूकस होता है। द शेल डज नॉट हेल्प इन मूविंग। उसका जो शेल है वो कोई मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, बस उसको अपने साथ पे उठा करके घिसना पड़ता है, उसको मतलब लेकर जाना पड़ता है जहाँ भी हो जाए, उसके सामान के जरिए कि उसका सामान, उसका बैग है, जहाँ भी जाएगा उसको लेकर जाना है उसको, भले उसका काम का हो या ना हो। ठीक है, देख पा रहे हैं आप डायग्राम में भी, उसके ऊपर बॉडी में शेल, नीचे मस्कुलर फुट, नेक, फीलर टू फील, जो आगे पार्ट दिख रहा है फीलर, ये इसको कोई भी चीज़ महसूस करने के लिए यूज़ करता है। हेड और टेंटिकल्स विथ आई ऑन द टिप, उसके जो आइज़ होती है ऊपर की साइड निकली होती है, ये जो ऊपर टेंटिकल्स दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर आइज़ होती है उसकी। नेक्स्ट एनिमल इज कॉकरोच। कॉकरोच हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग एंड स्ट्रॉन्ग मसल टू पुल देयर लेग। याद रखना आपको दिया गया है 3 पेयर्स, मतलब टोटल 6 लेग्स होते हैं ना, क्योंकि एक पेयर में 2 होते हैं तो 3 में 6 होते हैं। ओके, जॉइंट लेग एंड स्ट्रॉन्ग मसल हेल्प देम टू वॉक और रन। उनकी जो जॉइंट लेग है उसमें मसल अटैच होती है जो कि उसको दौड़ने में, चलने में हेल्प करती है। देयर फीट हैव टाइनी क्रॉल्स दैट हेल्प देम टू क्लाइंब द वॉल। उनके जो फीट होते हैं, पैर, उसमें छोटे छोटे क्रॉल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको दीवार चढ़ने में हेल्प करता है। कॉकरोच कैन फ्लाई फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू बॉडी बिहाइंड हेड। उनकी बॉडी के पीछे 2 पंख होते हैं, ठीक है, विंग्स होते हैं। द आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटल, उसकी बॉडी का जो हार्ड एक्सोस्केलेटल है, इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। उसके बॉडी के बाहर के पार्ट को कहते हैं एक्सोस्केलेटल। फिर कॉकरोच हैव ए पेयर ऑफ एंटीना टू स्मेल थिंग्स। उसके पास आगे 2 एंटीना होते हैं ताकि वो किसी चीज़ को महसूस कर सके। एंड पेयर ऑफ सर्काई दैट कैन डिटेक्ट इवन वेरी स्लाइट मूवमेंट। और इस सर्काई जैसा स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी में जो कि बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट भी किस चीज़ का डिटेक्ट कर लेता है कि कोई खतरा तो नहीं है, उससे बचना तो नहीं है, बिल्कुल हल्का सा भी कोई मूवमेंट करे उसको पता लग जाएगा कि कुछ हो रहा है। फिर ये दिख रहे हैं आपको जॉइंट लेग कैसे होते हैं इसके, है ना। नेक्स्ट, स्नेक। स्नेक डू नॉट हैव लेग्स
इनके पास पैर नहीं होते चलने के लिए, बस फिर भी ये बहुत तेज़ी से दौड़ लेते हैं, इनके पास बहुत एबिलिटी है। दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन देयर बेली, अपने पेट के बल, मतलब अपने पेट के बल ये क्या रेंग कर आगे बढ़ते हैं। स्नेक हैज़ ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम, इनके पास एक वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन होती है बहुत लंबी। ईच वर्टिब्रा इज कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ रिब, और इसके जितनी भी वर्टिब्रे सब इसकी रिब्स से अटैच होती है। दैट आर ऑल्सो कनेक्टेड टू बेली स्केल एट द बॉटम। द स्ट्रॉन्ग मसल अटैच टू द रिब वर्टिब्रे बेली स्केल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ स्नेक्स बॉडी, ये सब उसको बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्नेक मूव बाय टर्निंग इट्स बॉडी इनटू सेवरल लूप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। स्नेक आपने कभी देखा हो इस तरह से मूव करता है, ठीक है, जैसे ये इसका हेड है, इस तरह से मूव करता है। ये जो दिख रहे हैं आपको, इसको कहा जाता है लूप्स। ये जो आपको सब दिख रहे हैं इसको कहते हैं अपन लूप्स। ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक लूप है। होता क्या है कि जब कभी भी एक स्नेक को आगे बढ़ना हो तो जितने भी ये लूप बनाता है ना, ये हर लूप इसको आगे धक्का देने में हेल्प करते हैं। इसीलिए स्नेक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाता है, क्योंकि जितने लूप बनाएगा उतने लूप उसको आगे धक्का प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो आगे तेज़ी से मूव कर पाएगा। ठीक है, फिर आपको दे रखा है स्नेक मूव बाय टर्निंग इज बॉडी इनटू सेवरल लूप और अल्टरनेट साइड। ईच लूप ऑफ स्नेक गिव्स इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड से धक्का देकर उसको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं सारे लूप। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप, ईच लूप गिव्स इट फॉरवर्ड पुश, द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट। इसीलिए जितने लूप्स होते हैं उतनी तेज वो आगे बढ़ पाता है। स्नेक डू नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन, कभी देखा स्नेक को बिल्कुल सीधा दौड़ते हुए? कभी नहीं देखोगे, स्नेक हमेशा लूप में ही बढ़ता है। दे मूव इन वेव लाइक मैनर, हमेशा वेव जैसे आगे बढ़ता है लूप्स में ही, क्योंकि उसको फॉरवर्ड पुश चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फिश। ऑब्जर्व अ फिश वाइल इट मूव्स इन एक्वेरियम। किसी फिश को एक्वेरियम में देखो, यू फाइंड दैट हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। उसकी बॉडी का जो आगे का और जो माउथ का और बैक टेल का जो पोर्शन है वो बहुत पतला होता है, बीच का पोर्शन बहुत मोटा होता है। द बॉडी टैपर एट बोथ एंड्स, जो बिल्कुल छोटा पोर्शन होता है ना आगे का, इसको टैपर कहते हैं। द शेप ऑफ बॉडी ऑफ ए फिश इज स्ट्रीम लाइन लाइक अ बोट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन इसको कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर इस तरह का हो कि ये आगे से पीछे से बिल्कुल पतली लेकिन बीच से मोटी, तो ये कहलाता है स्ट्रीम लाइन। ठीक है, आपने बोट देखी, शिप देखी, सब ऐसी ही होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसी क्यों होती है? ताकि इनको रुकावट कम से कम फील हो पानी के अंदर और आसानी से तैर सकें। कभी देखा किसी को, गोताखोर को या किसी को जो कि समुद्र में डाई लगाने वाला, कूदने वाला, वो भी अपने हाथ को एक साथ जॉइंट करके ही पानी में कूदता है और अपने पैर को भी एक साथ ही करता है, ताकि उसको कम से कम रुकावट मिले, रेजिस्टेंस मिले। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, कम से कम उसको रेजिस्टेंस मिले और आसानी से वो तैर सके। ठीक है, फिर दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप हेल्प अ फिश टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब रुकावट ऑफर्ड बाय वाटर इनेबल द फिश टू स्विम थ्रू दी वाटर। नेक्स्ट, द फिश मूव इन साइड वेव लाइक मैनर। फिश भी एक वेव जैसे मैनर में मूव करती है। दिस मूवमेंट इज मेड पॉसिबल बाय स्ट्रॉन्ग मसल अटैच टू फ्लेक्सिबल बैकबोन। उसकी बैकबोन में जो फ्लेक्सिबल मसल है वो उसको इस तरह का मूवमेंट करवाती है। ड्यूरिंग स्विमिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड। मूव करते वक्त उसका एक पार्ट एक जगह मूव करता है और उसकी टेल अपोजिट जगह पे अपोजिट साइड में मूव करती है। देखो इसमें टेल कहाँ गई? इस साइड में, लेकिन फिश का हेड कहाँ जा रहा है? इस साइड में। फिर इधर देखो, इसका माउथ कहाँ जा रहा है? इधर, लेकिन टेल कहाँ जा रही? इधर। ये अपोजिट पुश से हमेशा ये चीज़ आगे बढ़ती है। कभी देखा बोट चलाते हैं उसमें भी ऐसे ही करते हैं ना, एक साइड इस राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में करते हैं ताकि आगे बढ़ सकें वो चीज़। फिर फिश फॉर्म्स अ कर्व or a loop as shown in figure 8.26, then quickly the body and
देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू अदर साइड, बहुत झटके दे के बहुत जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोड्यूसेस ए जर्क और पुश द बॉडी फॉरवर्ड। अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। ये जो जर्क मतलब झटके होता है ना, ये जो उसके लूप बना रही ना, जिससे उसको झटका मिलता है, झटके से आगे बढ़ती है फिश हमेशा, और जितने झटके वैसे देगी उतनी तेजी से आगे बढ़ पाएगी। द फिन प्रेजेंट ऑन द बॉडी हेल्प इन मूवमेंट। उसकी बॉडी पर कुछ फिन प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये फिश, ये इसकी आइज, इस पर ऐसे फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो भी उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर द फिन्स ऑफ द बॉडी फिश हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। तैरते वक्त डायरेक्शन बनाना ज़रूरी है ना, ये थोड़ी कि आप सीधे जाना है लेकिन कभी लेफ्ट मुड़ गए, राइट मुड़ गए। अगर बैलेंस प्रॉपर रहेगा तभी आप हाथ सीधा बढ़ पाओगे। दिस ऑल्सो एक्ट एज ए ब्रेक। ये उसकी बॉडी में ब्रेक की तरह भी काम करता है कि रुकना हो, बहुत तेज चल रहे हैं, कुछ आ गया, उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। द टेल फिन एक्ट लाइक अ रडर दैट हेल्प द फिश टू चेंज डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। जो उसकी टेल है फिन की, ठीक है, पीछे की साइड जो टेल है वो एक रडर मतलब स्टीयरिंग व्हील जैसे भी काम करती है, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है स्विमिंग करते वक्त। और आपको इस तरह से समझ में आ रहा हो कि एरोप्लेन, बोट, शिप, इनका जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन की होता है ताकि रेजिस्टेंस कम से कम मिल सके। आपकी गाड़ी का शेप भी ऐसा ही है, ठीक है, कार का भी ऐसे ही होता है कि मतलब जो भी चीज़ बहुत स्पीड से चलती है ना उसका शेप इसी तरह का होता है। स्पोर्ट्स कार देख लो, एरोप्लेन हो गया, जो बहुत स्पीड से चलेगा उसका शेप स्ट्रीमलाइंड ही होना ज़रूरी है। फिर बात करेंगे लास्ट बर्ड्स की। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एज वेल एज ऑन द वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स हवा में भी उड़ती है, ज़मीन पर भी चलती है। सम बर्ड लाइक डक स्वाम ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड तो पानी में भी तैरती है। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। लेकिन बर्ड्स चल उड़ क्यों पाती है? द फोर लिम, उसके हाथ की बात कर रहे हैं ना, अब तो मालूम होना चाहिए आपको। द फोर लिम आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स दैट हेल्प देम फ्लाई। उसके जो फोर लिम्स है वो उसमें मॉडिफाई हो गए, अपने आप को चेंज कर लिया, फेदर्स बना दिए, विंग्स बना दिए ताकि वो उड़ सकें। हैंड लिम्स यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। उसके हैंड लिम्स चलने के लिए और पर्चिंग अपने पंजे से किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट कट द एयर करंट वाइल फ्लाइंग। उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि हवा को चीरते वक्त आगे बढ़ सके, चीरते साथ। देयर बॉडी आर होलो, देयर बोन्स आर होलो। उनकी जो बोन्स होती है वो खोखली होती है, होलो मतलब खोखला, उसमें हवा भरी होती है ताकि उनका वजन हल्का हो जाए, आसानी से उड़ सके। दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल। उनके जो चेस्ट के मसल बहुत पावरफुल होती है। दैट हेल्प देम इन फ्लैपिंग देयर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट। इसी से उनके पंख फड़फड़ाने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ताकि वो आसानी से उड़ सके। इसी के साथ आपका चैप्टर बॉडी मूवमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।